गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुआ जो बच्चे सीएचएसएल का एग्जाम देंगे, ये क्वेश्चन सीएचएसएल एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम का जो नेचर है वहां पे वॉइस डिटेक्शन ऑफ एरर से लगभग 3 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमने बात किस बात पे जोड़ दिया, तो हमने कहा बहुआ कभी भी प्रैक्टिस किसी भी टीचर फीचर के नोट से नहीं, टीचर तो हमेशा अपने लेवल का क्वेश्चन देगा। आपको जब भी प्रैक्टिस करना हो एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से एक सेटर की लॉजिक को समझने वाली बात कि एक सेटर क्वेश्चन कैसे दे रहा है। जैसे ये डिटेक्शन ऑफ एरर में क्वेश्चन दिया, इन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अजीब ढंग से दे दिया। वो यहां से लेके यहां तक एक वाक्य दिया है और कह रहा है यहां से यहां तक एक खंड में बांट दिया, इधर फिर एक दूसरा खंड दिया, फिर इसी का ये तीसरा खंड दिया। वो कह क्या रहा है कि इतना दूर में कुछ गलती तो बताइए, यहां से यहां तक में कुछ गलती तो बताइए, इधर अगर कुछ गलती है तो बताइए। अगर ये पूरा का पूरा सही तो नो एरर मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्या, तो पहले के क्वेश्चन में डिटेक्शन ऑफ में रहता क्या था, तो वो यहां से लेके यहां तक रहता था तो ए दे देता था, फिर दूसरा भाग को यहां पे ही बी कर देता था, फिर ये तीसरा भाग को यहां पे सी कर देता था और नो एरर ये डी करके देता था। कहता आंसर क्या है। इसी क्वेश्चन को ऊंची दुकान फीका पकवान जैसे तैसे करके दे दिया। क्या दिया, वो कहता है कि इतना दूर में अगर कुछ गलती है तो आंसर बताइए। अब देखना क्या है कि ये पार्ट आफ्टर वर्किंग सो मच ये किस में है, तो देखिए ना सी में दिया आफ्टर वर्किंग सो मच। अगर इस पार्ट में गलती होगा तो आंसर शीट में क्या रहेगा, सी। ध्यान से, ये शुरू में आया है लेकिन आंसर शीट में क्या इसी पार्ट में दिया तो सी आंसर रहेगा। अगर इस पार्ट में गलती है तब देखेंगे ये पार्ट है कहां पे, तो देखिए ना ये पार्ट किसमें है, डी में है। अगर इस पार्ट में गलती तो आंसर शीट में क्या रहेगा, डी। अब अगर इस पार्ट में गलती है तो देखेंगे ये पार्ट कहां पे है, ये ए में है, तो आंसर क्या ए रहेगा। अगर ये वाक्य सही है तो आंसर नो एरर, तो नो एरर देखेंगे कहां पे, नो एरर बी में दिया तो आंसर बी रहेगा। ये तो वही बात ना, भरिया दिया क्वेश्चन को। ये कोई नई का चीज नहीं, एग्जामिनर बच्चे को परेशान कर रहा है। वही वाला बात, घर में आलू का भुजिया, बड़का होटल में आलू फ्राई। भाई ये डिटेक्शन ऑफ एरर है। सेम पैटर्न पे काम करेंगे, इधर से चलने वाली बात, इधर से चलने वाली बात। हमने क्या कहा कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं, आपके स्तर का कोई बात है कि नहीं। क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ कोई ना कोई बात आपसे जुड़ा रहेगा, तब क्वेश्चन बनेगा। बुआ हम देखना शुरू करते हैं, बीच में देखो खाली पानी पीते रहता है, ये कितना बड़ा घैला लाओ, घैला रोज दिन पीते रहो खाली पानी, पूरा कोचिंग का पानी पी जाता है ये। चलो उसको भी दो, उसको भी दो, उसको भी दो। आइए आइए देखते हैं क्वेश्चन बाबू। बहुआ हम लोग इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, हम देखना शुरू करेंगे कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं। सरसरी निगाह से देखना शुरू करेंगे कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो बहुआ जब आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा। तो कैसा कंसेप्ट, आइए ना देखते हैं। बहुआ बचपन में एक बात, पहले कंसेप्ट क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा, मेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ही कंसेप्ट अगर सही से समझ में आ गया, ये अभी सीएचएसएल में पूछा इस कंसेप्ट से क्वेश्चन, कभी सीजीएल में पूछेगा, कभी एमटीएस में पूछेगा, कभी स्टेनोग्राफर में पूछेगा, कभी सीपीओ में पूछेगा। सेम कंसेप्ट कभी बैंक में रिपीट करेगा, तो कभी डिफेंस सेक्टर के किसी एग्जाम में देगा। एक ही कंसेप्ट अलग अलग एग्जाम में घूमते रहता है। आइए ना ये बात किस पे, सबसे पहली बात सब आदमी अपना अपना आंसर करो, अपना अपना करिए तो आंसर गलत सही कुछ भी आंसर करो, अपना अपना आंसर कीजिए। आइए अब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कैसे, समझते हैं पहले बात को। वो बचपन से पढ़ते आए हैं, देखिए ना ये V1, V2, V3, V4 और ये V5 बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या चीज, V1, V2, V3, V4 और ये V5। देखिए ना eat, at, eaten, इधर क्या eating, बोलो बोलो, और इधर ये क्या इट्स, फिर यहीं पे टेक, टुक, क्या टेकन,
इधर ये क्या टेकिंग, और इधर ये क्या टेक्स। बउआ बउआ ये V1, V2, V3, V4 और ये V5। अब गौर करे ये जो V1, V2, V5 क्या कहीं पे आ जाएगा? तो नहीं, इसका भी अपना औकात है, ये हर जगह नहीं जा सकता। हर का अपना अपना एक अलग अलग नेचर है। आइए देखते हैं, कहता है ये विल, ये विल, इसी का ये उड। बउआ ये सैल, इधर ये शुड, ये कैन, इधर ये कुड, ये क्या मैं, इधर ये क्या, अरे बोलो बोलो माई। यहीं पे ये डू और इधर ये डिड और ये मस्ट, ये मस्ट। क्या कहता है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डिड, मस्ट। मस्ट कहता है इन शब्दों के ध्यान से, ये विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डिड, मस्ट। कहता है इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद, अगर इन शब्दों के तुरंत बाद हमको वर्ब रखना हो, वर्ब, तो वो वर्ब क्या रखाएगा? V1 होगा कि V2, V3, V4, V5 क्या आएगा? तो वो इन शब्दों के बाद अगर हमको क्या रखना हो वर्ब, तो वर्ब क्या रखाएगा? वो क्रिया का ध्यान से कैसमा रूप, तो पहला रूप, पहला रूप लिखाएगा। ये इसके बाद ये दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, जब भी रखना होगा तो ये पहला रूप वाली बात। आपको याद क्या रखना है कि इन शब्दों के बाद हमको अगर वर्ब रखना हो, वह वर्ब क्या क्रिया का कैमा रूप? बोलो बोलो, पहला रूप रखाएगा, पहला रूप। जैसे हम कहते हैं, जैसे हमने कहा यू मस्ट, जल्दी बोलेगा, यू मस्ट क्या? ईट ए मैंगो। अभी आम का सीजन, कहता आप लोगों को अवश्य आम खाना चाहिए, तो मस्ट के बाद ये क्रिया का कैमा रूप, पहला रूप ना, यू मस्ट ईट ए मैंगो। फिर इसी तरह ध्यान दो, हमने कहा यू डिड नॉट ईट ए मैंगो। ध्यान दो, डिड आया, और डिड अपने साथ अपने चचा को भी लेके आया नोट को। तो बाबू डिड अपने साथ नोट आया, लेकिन हम लोग को परेशान नहीं होना है। डिड के बाद भी ये V1, इसका प्रभाव यहां तक बना हुआ है, तो डिड के साथ नोट, तब भी ये V1 वाली बात, ये सही। तो डिड के बाद भी V1। फिर एक वाक्य और हमको लिखना है, यहां पे लिख देते हैं बउआ। यहां पे हमने कहा डिड यू ईट ए मैंगो, ये क्वेश्चन मार्क। तो बउआ ये सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के पहले डिड आया तो इसका प्रभाव इंट्रोगेटिव में अभी भी बना हुआ है, ये V1 वाली बात। फिर से रिपीट, इन 12 शब्दों के बाद वर्ब रखना हो, वर्ब V1 होगा। अब क्या, तो क्या डिड नॉट बन के आया तब भी V1, और सब्जेक्ट के पहले डिड आया तब भी ये V1 वाली बात। सब्जेक्ट के पहले डिड आया, फिर भी इसका प्रभाव यहां तक ये V1 वाली बात। अब आइए, तो आपको याद क्या रखना है? इन शब्दों के बाद विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डिड, मस्ट के बाद क्या आएगा? V1। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का औकात कहां? अरे क्वेश्चन तो नचेगा। कहता आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे डिड यू टुक ए ब्रेक। ये यू क्या? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के पहले डिड, तो ध्यान दो, डिड के बाद अरे 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 टूक तो V2, ये V2 होगा, डिड के बाद V2 होगा, बोलो बोलो, तो ये V2 नहीं होगा, ये गलत। क्या होना चाहिए? तो इसके जगह पे V1 ना,
क्या होगा, ये टेक, ये V1 होगा। अब इस पार्ट में न गलती है तो हम देखेंगे कि डिड यू टूक ए ब्रेक किस पार्ट में है। अब देखना शुरू किए, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, हा ये ए में, डिड यू टूक ए ब्रेक, ये खंड गलत है। आंसर मेरा क्या जाएगा, ए। अब आंसर शीट में क्या रंग आएगा, ध्यान दे, आंसर शीट में क्या, तो ए, आंसर शीट में मेरा ए रंग आ जाएगा, ए रंग आ जाएगा। अब अगर सही करना होगा तो टूक के जगह पे क्या होगा, टेक, ये V1, डिड यू टेक ए ब्रेक। क्लियर ये बात। तो इसी तरह बहुत समझ के बनाने वाली बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सबसे पहली बात अपना अपना आंसर करेंगे, फिर वही बात बाबू, ये डिटेक्शन ऑफ एरर का ही एक पैटर्न। फिर एक वो क्या किया है, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, वो एक वाक्य पूरा यहां से लेके यहां तक दे दिया। अब फिर इसको खंड खंड में इतना दूर का खंड बांटा, फिर इधर बांटा, फिर इधर दिया, फिर इधर का खंड दिया। अब आपको एग्जामिनर कह क्या रहा है, अगर इस खंड में गलती है तो देखिए आंसर क्या होगा, इधर गलती तो आंसर क्या। एक गौर करने वाली बात, वो पहले जो यहां से यहां तक ए था, अब ए नहीं दिया है, यहां तक में बी, ये भी नहीं, इधर ये सी, ये भी नहीं। वो क्या है, एक वाक्य दिया और कह रहा है किस खंड में गलती है। मान लो ही सैंग में अगर कोई गलती है तो ये किस में है, तो ही सैंग सी में आया तो आंसर सी जाएगा। ब्यूटीफुल्ली, बट अब ये किस में है, तो ये डी में है तो आंसर डी जाएगा। अगर ये पूरा वाक्य सही तो नो एरर, लेकिन गौर करने वाली बात, किसी भी ऑप्शन में नो एरर नहीं है, मतलब क्वेश्चन हल्का हो गया। सतर्क, ध्यान दे, जब यहां पे नो एरर ऑप्शन नहीं है मतलब कंफर्म है ये वाक्य गलत है तो है। फिर से रिपीट, ऑप्शन में नो एरर नहीं आया, तो जब नो एरर नहीं आया तो कंफर्म है ये वाक्य अब गलत है। अब सवाल, जब गलत है तो किस पार्ट में गलती, सब आदमी अपना आंसर करेंगे। आइए बाबू, ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तो जब आपको दो बात पता रहेगा। देखते हैं, हम लोग बचपन से एक बात पढ़ते आए हैं, बचपन से एक बात आप पढ़ते आए हैं, ध्यान देंगे बचपन से क्या बात, तो हम कहते हैं राम इज गुड, राम इज गुड। ये गुड क्या, ये एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव। अब क्या हम बउआ फिर बोले राम इज डिप्रेस्ड, ध्यान से, राम इज डिप्रेस्ड, ये फिर सब्जेक्ट, ये इज वर्ब। अब इस बार इस इज के बाद ये क्रिया का तीसरा रूप दे दिया। अब बउआ जान के अजीब लगेगा, ये गुड, बैड, टॉल, इंटेलिजेंट, ये सब तो एडजेक्टिव है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर क्रिया का तीसरा रूप भी एडजेक्टिव का काम करता है। इसी को पार्टिसिपल चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। आपको भी याद क्या रखना है कि राम इज गुड, इसके बाद ये गुड एडजेक्टिव। राम इज डिप्रेस्ड, राम हताश है, निराश है, ये क्रिया का तीसरा रूप क्या चीज, एडजेक्टिव के तरह काम करता है, एडजेक्टिव के तरह। अर्थ क्या हो जाएगा, राम हताश है। तो मेरे मन में क्या आना चाहिए, आप लोग के मन में, कि वो इसके बाद ये गुड एडजेक्टिव भी आ गया, क्रिया का तीसरा रूप एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। अब एक और बात, बचपन में जो ये V1, V2, V3, V4, V5 साथ नहीं छोड़ेगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, वही बात। ये V1, V2 हल्का चीज है लेकिन छोड़ेगा साथ नहीं। क्या, तो ये ईट, एट, ईटिंग, इधर ये क्या ईटिंग, और इधर ये क्या इट्स। बउआ जो बचपन में आप पढ़े हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन। ध्यान से ये सात वर्ड क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन। बउआ इस सात वर्ड के बाद इतनी मोटी किताब पलट लेना, कभी भी सात वर्ड के बाद कभी भी ये V1 नहीं आएगा, कभी नहीं V1 आएगा। बउआ
ये V2 नहीं आएगा, ये V5 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ध्यान से, क्या क्या नहीं आएगा? नहीं यार, इसी बात को किताबी भाषा में कोपुला भर्व के तहत पढ़ते हैं। फिलहाल अभी परेशान नहीं, बस नॉर्मल बात अभी याद रखना है। क्या नाम है नहीं पता हमको, बस इतना याद रहना चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। क्या इज एम आर वाज वेयर बी बिन के तुरंत बाद कभी भी V1 नहीं होगा। किताब में होगा, किताब फाड़ के फेंक देंगे। V1 कभी भी नहीं, V2 कभी भी नहीं, V5 कभी भी नहीं। इन शब्दों के बाद या तो V3 आएगा या क्या आएगा, V4 आएगा। कभी भी देखिएगा इन शब्दों के बाद या तो V3 या तो V4। ध्यान रहे, इन शब्दों के बाद कभी V1 नहीं, V2 नहीं, V5 नहीं। जब भी आना होगा तो या तो V3 आएगा या तो V4 आएगा। अब क्या, तो एक बार क्या हुआ, अमिताभ बच्चन जया बच्चन को कोई गिफ्ट देते हैं। जया बच्चन को अमिताभ बच्चन गिफ्ट टीवी पे भी प्रचार दे रहा था। उस समय जो बैच थे उसको बोलते थे जाके टीवी देखो, चीज देता है कि नहीं। अमिताभ बच्चन तनिष्क का कोई प्रचार था, अमिताभ बच्चन जया बच्चन को एगो हार ला के देते हैं। लो, उधर से जया बच्चन बोलती है, क्या बोलती है, आई एम इम्प्रेस्ड बोलती है। बउआ रुको ना। अगर ऐसा होता तो जया बच्चन बोल देती आई एम इम्प्रेस। देखो ना, आई एम इम्प्रेस, ये V1 बोल देती आई एम इम्प्रेस। देखो ना, आई एम इम्प्रेस बोलोगे तो गला पे जोर नहीं पड़ेगा। सब आदमी बोलो तो एक बार, आई एम इम्प्रेस, गला पे जोर नहीं पड़ा। अब थोड़ा ईडी लगा के बोलो तो आई एम इम्प्रेस्ड, ईडी गला पे जोर पड़ता है। तो बोलना होता तो जया बच्चन आई एम इम्प्रेस बोल के नहीं, जब वो बोलती थी तो ईडी का उच्चारण सुनाई देता था। क्यों भाई? तो वो एम के बाद, देखो इज एम आर वाज वेयर बी बिन, इस एम के बाद कहियो V1 आ ही नहीं सकता है। ये गलत है। इसीलिए बेचारी जया बच्चन बोलती थी अमिताभ बच्चन को आइए क्या इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, मैं प्रभावित हूं। ये V3 वाली बात। तो आपको याद क्या रखना है, एक लाइन का बात कि इज एम आर वाज वेयर बी बिन। बहुआ हर एक कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन तो बस एक बहाना है मेरे लिए, हमको क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को एक्चुअल में समझाना है। तो आपको याद क्या रखना है, इज एम आर वाज वेयर बी बिन के बाद कभी V1 नहीं, V2 नहीं, V5 नहीं, क्या आएगा, या तो V3 या तो V4। आई एम इम्प्रेस नहीं, आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम इंगेज नहीं, आई एम इंगेज्ड। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है ही sang beautifully but the judges were। अब वेयर के बाद ये दे दिया अनइम्प्रेस, ये V1 दे दिया, V1 दे दिया। तो बउआ इज एम आर वाज वेयर के बाद V1 होगा, तो ये जो अनइम्प्रेस दिया ये गलत ना, ये गलत हो जाएगा। अब सही करना होगा तो इसके जगह पे क्या आएगा, तो क्या अनइम्प्रेस्ड, क्या आएगा अनइम्प्रेस्ड, ये V3 वाली बात। अब देखते हैं कि ये पार्ट कहां पे है, किसमें है। तो देखते हैं ए में द जजेज वेयर दिया तो इसमें तो गलती नहीं था, डी में ब्यूटीफुली बट इसमें भी नहीं, ही अब देखो अनइम्प्रेस एट द एंड, इसी पार्ट में न गलती, तो आंसर मेरा क्या हो गया, बी। आंसर सिक्स में क्या रंग आ गया, बी। अब अनइम्प्रेस नहीं होगा, सही क्या होगा, अनइम्प्रेस्ड, ईडी वाला बात। क्लियर है बात? तो देखते हैं बउआ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन, सभी आदमी बउआ अपना अपना आंसर करेंगे, सभी आदमी अपना आंसर करें। कितना भी लंबा क्वेश्चन आएगा फिर परेशान नहीं होना है बउआ, क्वेश्चन बनेगा। ध्यान हमेशा अर्जुन वाला, चिड़िया का आंख चिड़िया का पंख नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन आवे हम आपको क्या कहते हैं बउआ, सरसरी निगाह से देखने वाली बात, कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं,
अब यहां से यहां तक हम देखना शुरू किए कि मेरे लेवल का कोई बात नहीं, फिर अगले पार्ट को हम देख रहे हैं कि कुछ है कि नहीं, फिर अगला पार्ट पे आए कुछ है कि नहीं, फिर ये लास्ट का पार्ट ये। तो इसमें एक बात हमको नजर पड़ा क्या कि यहाँ पे नो एरर नहीं दिया है। आपके एसएससी में किसी भी ग्रेड के एग्जाम में ये 4 ही ऑप्शन ना, तो यहाँ पे नो एरर नहीं दिया, मतलब एक बात कंफर्म हो गया, ये क्वेश्चन कंफर्म, ये क्वेश्चन गलत है तो गलत है, ये वाक्य गलत है तो है। अब जब गलत है तो सवाल ये उठा कि किस पार्ट में गलती। तो बउआ ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको 2 बात की जानकारी रहेगी। अब क्या, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे। वैसे इधर से ये चलने वाली बात क्या चीज, तो ये क्वेश्चन का बेस आपके प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ बेस है, एकदम नॉर्मल से बात पे क्वेश्चन दिया है। बउआ बचपन में हम लोग 2 प्रीपोजिशन पढ़े थे, ये अंडर और एक प्रीपोजिशन ये ऑफ, इसी दोनों के यूज पे ये क्वेश्चन वाली बात। अब सवाल ये कहां कहां पे अंडर का प्रयोग होगा, कहां कहां पे ऑफ आएगा, अगर दोनों का यूज पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इस अंडर के बारे में ही समझते हैं, ये अंडर कहां पे आएगा, ये अंडर कहां पे आएगा। देखिए ना, नॉर्मली कहता है ये अंडर नीचे के सेंस को दर्शाता है, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो तथा 2 दिशाओं से उसे कोई घेरे हुआ हो और छोर का सेंस निकलता हो। मतलब क्या, तो नॉर्मली एक सामान्य संदर्भ में इसका यूज होता है, जैसे हम कहते हैं, देखिए ना क्या चीज, ये फिगर को के माध्यम से समझते हैं, ये अब यहां पे ये, अब पुल के नीचे, पुल के नीचे, पुल के नीचे, पुल के नीचे, अब पुल के नीचे दर्शाना है, नीचे दर्शाना है, पुल के नीचे दर्शाना है, तो कौन सा प्रीपोजिशन, अंडर। ये अपने आप में इससे क्वेश्चन पूछता है, पुल के नीचे अगर दर्शाना है तो देखो ना, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो तो नीचे है, तथा और छोर का सेंस नहीं निकल रहा है, ई पार से ऊपर, तो पुल के नीचे तो अंडर वाली बात। जैसे हम कहते हैं द गंगा इज डाउट 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 द एमजी सेतु ऑफ पटना, एमजी सेतु ऑफ पटना, गंगा नदी पटना के महात्मा गांधी सेतु के क्या है, नीचे है, नीचे है। अब एग्जामिनर इतना शातिर इसके ऑप्शन में वो दे देगा, बिलो भी दे दिया, वो क्या दे दिया, अरे हल्ला नहीं करो, बिलो दे दिया, वो डाउन दे दिया, वो यहीं पे अंडर दे दिया, तो कहता है गंगा नदी, तो नदी का जिक्र किया, इधर क्या चीज का जिक्र किया, पुल का जिक्र किया, तो नॉर्मली नदी का जिक्र, पुल का जिक्र, तो नदी, गंगा नदी पटना के महात्मा गांधी सेतु के नीचे ना, तो जब इस सेंस को दर्शाना हो तो यहां पे ये बिलो नहीं, ये डाउन नहीं, जब भी आएगा तो क्या आएगा, अंडर। क्या बोलेंगे, द गंगा इज अंडर द एमजी सेतु ऑफ पटना, गंगा नदी पटना के महात्मा गांधी सेतु के नीचे है, इस टाइप का सेंस। फिर क्या, तो जब कोई बउआ, जब कोई क्या चीज, देखिए ना, ये जब कोई पेड़ के नीचे हो, अब पेड़ के नीचे कोई आदमी है, पेड़ के नीचे कोई आदमी है, पेड़ के नीचे कोई, अब ये पेड़ के नीचे कोई आदमी है, पेड़ के नीचे कोई आदमी हो, पेड़ के नीचे, अब पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। तो वो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है, हम आ रहे हैं, हम ऑफ पे भी आएंगे, लेकिन पहले तो अंडर।
तो कहता पुल के नीचे, वहां पे भी अंडर, पेड़ के नीचे कोई है वहां पे भी अंडर वाली बात, अंडर ए ट्री। राम इज सिटिंग अंडर ए ट्री, राम पेड़ के नीचे बैठा है। फिर बउआ यहीं पे क्या चीज, क्या चीज, तो जैसे हम कहते हैं, ध्यान दे, ये अब टेबल के नीचे कोई है, टेबल के नीचे कोई है, मान लो कोई आदमी है टेबल के नीचे छिप गया है, डर से, डर से टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है, कोई टेबल के नीचे है, यहां पे भी हो जाएगा अंडर द टेबल। तो फिर वही बात, नॉर्मली अंडर क्या दर्शाता है, तो जब कोई किसी चीज के नीचे हो, जब कोई किसी चीज के नीचे हो वहां पे अंडर वाली बात। जैसे पुल के नीचे तो वहां पे अंडर, पेड़ के नीचे वहां पे अंडर, टेबल के नीचे वहां पे अंडर। अब सवाल आया, अब सवाल आया ये ऑफ कहां पे, ये ऑफ कहां पे, तो आइए देखते हैं ये ऑफ कहां पे, ये ऑफ कहां पे, ये ऑफ कहां पे। ये ऑफ कहां पे, ये ऑफ कहां पे, तो बउआ ऑफ के बारे में क्या बोला गया, ऑफ के बारे में क्या बोला गया, तो बउआ ये ऑफ क्या, तो कहता है यह किसी चीज के हिस्सा को दर्शाता है, भाग को दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है, या किसी की विशेषता का उल्लेख करता है। मतलब क्या, तो जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, देखिए ना एक बुक है, बुक है, ये बुक, बुक, ये बुक है। अब हम जैसे कहते हैं किताब, किताब के पन्ने, किताब के पन्ने, किसके पन्ने, किसके पन्ने, तो किसके पन्ने, तो कहता है ये किताब के पन्ने, किसके पन्ने, किताब के पन्ने। तो जैसे हम कहते हैं क्या, द पेजेज ऑफ बुक, द पेजेज ऑफ बुक, किसके पन्ने, तो किताब के पन्ने। ये जो ऑफ है, ऑफ, ये ऑफ किसी के हिस्सा को दर्शाएगा, किसी से रिलेशन को दर्शाएगा, किसी चीज के विशेषता का उल्लेख करेगा। जैसे हम कहते हैं यहां पे क्या, तो कुर्सी, अब ये ऐसे ऐसे, देखिए ना क्या चीज, ये कुर्सी, ये कुर्सी, अब कुर्सी, कुर्सी की टांगे, कुर्सी की टांगे, ये चेयर हो गया। हम कहते हैं कुर्सी की टांगे, कुर्सी की टांगे, किसकी टांगे, तो कुर्सी की टांगे। क्या, तो जैसे हम कहते हैं द लेग्स ऑफ, द लेग्स ऑफ चेयर, या द लेग्स ऑफ द चेयर, ये दोनों सही, दोनों सही। यहीं पे द पेजेज ऑफ बुक, द पेजेज ऑफ द बुक, वो दोनों सही। तो इस ऑफ के बारे में क्या बोला गया, ऑफ के बारे में नॉर्मली ये क्या चीज दर्शाता है, हिस्सा की बात करेगा, संबंध को दर्शाएगा, ये रिलेशन के बारे में बताएगा, किसी चीज की विशेषता का उल्लेख करेगा। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरह से चल जाता है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस ये नाउन, ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ क्या करता है, ये क्या चीज को दर्शाएगा, हिस्सा को दर्शाएगा, संबंध को दर्शाएगा, रिलेशन को दर्शाएगा, या किसी चीज की विशेषता का उल्लेख करेगा। द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कहता द करेंट स्टेट, कहता क्या, द करेंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर
ऑन द इफिकेसी, प्रभावकारिता, इफिकेसी प्रभावकारिता किसका? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। किसका प्रभावकारिता? तो कहता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसकी प्रभावकारिता, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रभावकारिता। तो यहां पे ये अंडर का प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि रिलेशन को दर्शाना हो, संबंध को दर्शाना हो, विशेषता का उल्लेख करना हो तो ऑफ का प्रयोग। यहाँ पे अंडर, ये अंडर गलत है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा? ऑफ होगा। क्या होगा? द इफिकेसी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस ये सीरीज नाउन का थेरेपी। आंसर क्या चला जाएगा? बी। आंसर सीट में क्या जाएगा? बी। क्लियर है बात? आपको याद रखना है अच्छे से, अंडर का क्या यूज है, ऑफ का क्या यूज है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। आइए, तो जब भी कोई क्वेश्चन आवे वो हमने कहा कि सरसरी निगाह से देखिए कि आपके स्तर का कोई बात है कि नहीं। देखना शुरू करते हैं। वो दे दिया, यहां से यहां तक हम लोग देखना शुरू किए, कुछ है मेरे लेवल का बात। अब फिर वही बात, ये डिटेक्शन ऑफ एरर है, क्वेश्चन के मोड में क्या फिर उस तरह दे दिया। एक पार्ट को ए में दिया कि इस पार्ट में गलती तो आंसर है, इधर वाले में गलती तो ये, इधर वाले में गलती तो ये, अगर पूरा सही है तो नो एरर वाली बात। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो बउआ जब हम लोग इधर से चलना शुरू किए, इधर से चलना शुरू किए तो बड़ा अजीब सी बात, CHSL LDC का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, कभी कभार कुछ एडिशनल फ्रेज पे जो हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, लगभग जो प्राय वाक्य में यूज होता है, उस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये डिटेक्शन ऑफ एरर, लेकिन एक फ्रेज पे क्वेश्चन है, वो दे दिया विथ रेफरेंस ऑफ। अब जब हम इतना ही आगे बढ़े विथ रेफरेंस ऑफ, तो हमको याद आया क्या होता है। तो एक्चुअल में बउआ विथ रेफरेंस टू होता है, विथ रेफरेंस टू, विथ रेफरेंस टू। इस विथ रेफरेंस टू का मतलब क्या? तो कहता कारण बनाते हुए, हवाला देते हुए। क्या कह रहा है? कारण बनाते हुए, हवाला देते हुए, उद्धरण देते हुए। जैसे ये विथ रेफरेंस टू एक फ्रेज है, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से, विथ रेफरेंस टू है। इसका अर्थ होता है कारण बनाते हुए, हवाला देते हुए, उद्धरण देते हुए। इसी का अर्थ होता है के संदर्भ में, के सिलसिले में। क्या अर्थ होता है? के संदर्भ में, के सिलसिले, के सिलसिले में। मतलब विथ रेफरेंस टू, इसी का अर्थ क्या क्या हो जाता है? कारण बनाते हुए, हवाला देते हुए, उद्धरण देते हुए, के संदर्भ में या के सिलसिले में, के सिलसिले में। मतलब ये कि हम लोग का जो फ्रेज होता है वो विथ रेफरेंस टू होता है। ये जो यहां पे दिया विथ रेफरेंस ऑफ, ये कोई फ्रेज ही नहीं, ये गलत है, गलत है। विथ रेफरेंस ऑफ कुछ कोई वर्ड ही नहीं होता है। जब भी बोलना होगा तो विथ रेफरेंस टू। अब जैसे यहाँ पे ये विथ रेफरेंस ऑफ, ये गलत है। अब ये है कहां पे? ये है कहां पे? तो यहाँ पे विथ रेफरेंस ऑफ योर लेटर, यहीं पे दे दिया, ये पार्ट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर सीट में क्या रंग आ जाएगा? ए। अब सही करेंगे तो इस ऑफ के जगह पे क्या हो जाएगा? टू। विथ रेफरेंस टू योर लेटर, सही क्या होगा? विथ रेफरेंस टू योर लेटर। कहता है तुम्हारे पत्र के संदर्भ में। क्या कह रहा है वाक्य का? तुम्हारे पत्र के संदर्भ में।
द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू हायर यू फॉर द सिक्योरिटी सर्विसेज। क्या कह रहा है? तुम्हारे पत्र के संदर्भ में संगठन आपको सेवाओं के लिए काम पर रखना चाहता है। आप ऐसे कह सकते हैं, आपके पत्र के संदर्भ में संगठन आपको सुरक्षा सेवाओं के लिए काम पर रखना चाहता है। तो आपको याद क्या रखना है? विथ रिफरेंस ऑफ कभी भी होता नहीं, क्या होता है? विथ रिफरेंस टू। याद क्या रखेंगे? बोलो बोलो, क्या? विथ रिफरेंस टू। विथ रेफरेंस टू का अर्थ होता है के संदर्भ में, के सिलसिले, कारण बनाते हुए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 क्या कहता है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात। जब भी कोई क्वेश्चन आवे वो आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। जब इस क्वेश्चन को देखना शुरू किए तो जब हम देखना शुरू किए तो इस क्वेश्चन में हमको नो एरर कहीं नहीं मिला। ये नो एरर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जब आपके एग्जाम में नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया तो ये कंफर्म है कि ये वाक्य गलत है। तो एक बात तो आसान हो गया कि ये वाक्य गलत है। अब दूसरा बात क्या कि जब गलत है तो आखिर गलत किस भाग में है? आपसे ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब एक छोटा सा बात पता रहेगा। देखिए ना क्या बात, बाबा बचपन में पढ़े थे ये V1, V2, V3, V4 और ये V5। देखिए क्या चीज, तो बचपन का ये V1, V2, V3, V4, V5, ये ईट, क्या एट, इधर ये ईटिंग, इधर ये ईटिंग और इधर ये इट्स। फिर यहाँ पे क्या हुआ? सिंग, सैंग, संग, इधर ये क्या? सिंगिंग और इधर ये क्या? सिंग। अब क्या कहता है कि जब ये क्रिया के पहला रूप, तो जब इस पहला रूप के पहले जब क्या लग जाएगा, तो जो ये V1 है, V1, जो ये V1 है, अब V1 के पहले अगर 2 लग जाएगा, मतलब 2 + V1 हो जाएगा, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। ध्यान से, जब 2 + V1, अभी V1 भर, अब जब 2 + V1 कहीं पे मिल जाए तो उसको किस नाम से जानेंगे? इन्फिनिटिव। जैसे हमने कहा टू सिंग, अब टू सिंग को किस नाम से जानेंगे? इन्फिनिटिव से। फिर यहीं पे हमने कह दिया टू ईट, 2 + V1 ना, ये क्या होगा? इन्फिनिटिव। कंक्लूजन ये कि आलू है, जब काट उठ के फ्राई कर देते तो भुजिया वाली बात, सेम बात, भर। लेकिन जब 2 + V1 आ जाएगा तो इसको किस नाम से? इन्फिनिटिव। ए इन्फिनिटिव तुम बाहर जाओ, मतलब 2 + V1 बाहर जाएगा। ए इन्फिनिटिव तुम आओ इधर, तो 2 + V1 आएगा। तो पहली बात तो ये बात याद रहना चाहिए। दूसरा बात, जब कभी हमको ये दर्शाना हो कि क्या चीज ज्यादा उचित है, क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चीज कहता है? क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चीज ज्यादा उचित है, जब इस बात को दर्शाना हो तो कहता है इट इज इम्पोर्टेंट या इट इज इंपेरेटिव। ध्यान से, इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज इंपेरेटिव के बाद अगर किसी वर्ब को रखना हो तो वह वर्ब क्या चीज के रूप में? तो कहता है वह वर्ब क्या चीज के रूप में आएगा? तो कहता है इन्फिनिटिव के रूप में आएगा। इन्फिनिटिव के रूप में मतलब क्या? 2 + V1 के रूप में आएगा। ध्यान से, फिर रिपीट। जब आपको यह दर्शाना कि क्या चीज महत्वपूर्ण है, क्या चीज उचित है, तो कहता है इट इज इंपॉर्टेंट। वर्ड याद रखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज इंपरेटिव के बाद अगर वर्ब रखना हो, वह वर्ब क्या चीज के रूप में आएगा? इन्फिनिटिव। क्या चीज के रूप में? इन्फिनिटिव। राजेश, क्या चीज के रूप में? तो इन्फिनिटिव के रूप में ना। 2 + V1, 2 + V1
अब आइए देखते हैं, यहां पे आते हैं क्वेश्चन पे। वो दे दिया, इधर से चलेंगे ना। इट इज इंपरेटिव, इट इज इंपरेटिव आया। अब जब इट इज इंपरेटिव आया तो इसके बाद आने वाला वर्ब, बोलो बोलो, तो देखो ना, इन अंडरस्टैंडिंग होगा नहीं, ये तो गलत, क्योंकि इट इज इंपरेटिव के बाद आने वाला वर्ब क्या चीज के रूप में, टू प्लस V1, टू प्लस V1। अब यहां पे ये गलत है, सही क्या होगा, टू अंडरस्टैंड ना, क्या सही जाएगा, टू अंडरस्टैंड। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर शीट में क्या रंग आ जाएगा, ए। आंसर में क्या रंग आ जाएगा, ए। क्लियर है ये बात। तो आपको अब इस क्वेश्चन से याद क्या रखना है, तो इट इज इंपोर्टेंट, इट इज इंपरेटिव के बाद आने वाला वर्ब क्या चीज के रूप में, बोलो बोलो, टू प्लस V1, क्या चीज के रूप में, इंफिनिटिव के रूप में। चलिए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर करें, सभी आदमी अपना अपना आंसर। फिर वही बात, आपके एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बउआ। अब ये डिटेक्शन ऑफ एरर है। ये किया क्या, तो एक पूरा वाक्य दे दिया है, अब वाक्य को खंड खंड में बांटा, यहां तक एक खंड बांटा, फिर इधर एक खंड दे दिया, फिर इधर ये एक खंड। अब किया क्या, कहता इस पार्ट में गलती है, इस पार्ट में गलती है। तो सवाल ये देखना है कि इस पार्ट में गलती, तो ये पार्ट है किसमें, ए में है कि बी में कि सी में कि डी में, बस ये इस पार्ट में गलती है। तो अगर इस पार्ट में गलती तो आंसर ये बी जाएगा। अगर इधर वाले पार्ट में गलती है तो ये किसमें दिया है, सी में, तो सी जाएगा। अगर इस पार्ट में गलती है तो डी जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा सही है तो नो एरर ए में ना, तो आंसर ए जाएगा। इस तरह करके थोड़ा सा उलट फेर करके दे दिया। अब आइए, तो आपके एग्जाम में बहुत ग्रामर से क्वेश्चन आता है, नो डाउट। अब ये क्वेश्चन क्या, तो एक छोटे से फ्रेज पे आधारित है। कभी कभार फ्रेज से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिटेक्शन ऑफ एरर में देखने को मिल जाता है। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एक छोटा सा बात, हम लोग इधर से चलना शुरू करेंगे ना, इधर से चलना शुरू किए, जब मेरा नजर पड़ा बाय वर्च्यू ऑफ, यहीं पे मेरा दिमाग खटका। आपका दिमाग खटकना चाहिए क्या, तो एक्चुअल में क्या होता है, तो कहता बाय वर्च्यू ऑफ, ध्यान दे, बाय वर्च्यू ऑफ, ओ एफ ऑफ होता है, डबल एफ नहीं होता है। यहां पे दिया बाय वर्च्यू ऑफ, ओ डबल एफ नहीं, बाय वर्च्यू ऑफ ये फ्रेज होता है, ये फ्रेज होता है जिसका अर्थ क्या होता है, तो कहता के आधार पर, की हैसियत से, के नाते, क्या कहता है, तो कहता है के आधार पर, याद कर लेंगे क्या कहता है, के आधार पर, की हैसियत से, के नाते हम कह सकते हैं। यहीं पे इसी को क्या, बिकॉज ऑफ के संदर्भ में क्या चीज कह सकते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ, तो आपको क्या, तो बाय वर्च्यू ऑफ फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है, के आधार पर, की हैसियत से, के नाते, बिकॉज ऑफ के सेंस में, एज ए रिजल्ट ऑफ कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं एक वाक्य, हमने कहा इट इज ए परफेक्ट प्लेस, इट इज ए परफेक्ट प्लेस टू राइट बाय virtue of its remoteness, कहता है यह सबसे उत्तम स्थान है लिखने के लिए, क्या चीज के नाते, अपनी दूरी के नाते। बहुत ज्यादा दूरी पे है, एकांत में होगा तो कहता है यह बड़ा उत्तम स्थान है लिखने के लिए, अपनी दूरी के नाते, दूरी की हैसियत से, दूरी के आधार पे। अब आइए बाबू हम क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है बाय वर्च्यू ऑफ, तो देखो ना, बाय वर्च्यू ऑफ कोई वर्ड ही नहीं, ये वर्ड ही गलत है, एग्जामिनर सातिर है। सही क्या होगा, बाय वर्च्यू ऑफ, ओ एफ ऑफ, ये होगा ये। अब हम देखेंगे कि ये पार्ट है कहां पे,
तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, यहां पे देखो ना, बी पार्ट में दिया बाय वर्च्यू ऑफ, ये ओ डबल एफ ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, ओ एफ। आंसर क्या जाएगा, बी। आंसर सीट में क्या जाएगा, बी। अब इस लाइन का अर्थ क्या, इस लाइन का अर्थ क्या, तो कहता है बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर, कहता है नेता को दी गई शक्ति के आधार पर, क्या बोला, नेता को दी गई शक्ति के आधार पर द फॉलोअर्स एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, अनुयायियों ने उसके निर्णय को स्वीकार किया। तो क्लियर है, हम लोग को याद क्या रखना है, बाय वर्च्यू ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ओ एफ डबल एफ नहीं, फिर से रिपीट, क्या, बाय वर्च्यू ऑफ, ओ एफ ऑफ, डबल एफ नहीं होगा, के आधार पर, की हैसियत से, के नाते। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सबसे पहली बात बुआ, आप सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे बुआ, ये क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन को एक झलक देखेंगे तो हम लोग देखना शुरू किए, हमने बार बार एक बात पे जोर दिया कि बुआ क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपके स्तर का कोई बात रहेगा। तुम बड़ा झूम रहा है, नागिन की तरह लहरा रहा है रे, बराती गया था, कुछ देख लिया है लग रहा है, हाँ हाँ हाँ, वाह, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। आइए देखो 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 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो बउआ, ये क्वेश्चन दिया, एक झलक हम देखेंगे, इधर भी हम देखेंगे मेरी लेवल का कोई बात है कि नहीं। तो कभी कभार बउआ 1% केस में कुछ क्वेश्चन कैसा रहता है, तो बउआ कभी कभार कुछ क्वेश्चन वाक्य के अर्थ पर भी निर्भर करता है, ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी मेरे दिल में, तो वही बात, ऐसा कभी कभी होता है कि वाक्य के अर्थ पे आंसर निकले। जैसे ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ग्रामर तो थोड़ा सा वाक्य का अर्थ निर्भर करेगा। आइए देखते हैं बउआ, बचपन की बात करेंगे तो ये V1, V2, V3, V4 और ये V5 सबको पहले से पता है, ईट, एट, इधर ये ईटेन, इधर ये ईटिंग और इधर ये क्या, इट्स। तो बचपन का एक रूल है, क्या, ये हैज, हैव, और बउआ क्या, ये है जब हेड के तुरंत बाद किसी भर्ब को रखना हो, वह भर्ब क्या, कहते वह भर्ब क्रिया का कैमा रूप, ध्यान से, कैमा रूप, तो तीसरा रूप। 5 लाइन का वाक्य दे, अब हैजब हेड के बाद हमको अगर भर्ब रखना हो, भर्ब कंफर्म क्रिया का तीसरा रूप होगा तो होगा। अब जैसे हमने कहा आई हैव ईटन ए मैंगो, बउआ हैव आया, तो हैव के बाद ये क्रिया का कैमा रूप, तीसरा रूप ना, ये वाक्य सही है। तो हैजब हेड के बाद जब भी हमको भर्ब रखना हो, वह भर्ब क्रिया का कैमा रूप, तो तीसरा रूप आएगा, ये आप सबको पता है। अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन में क्या किया, तो देखिए ना, कहता है द रीसेंट डिस्कवरीज, हाल की खोजों ने, क्या कहा, हाल की खोजों ने, तो ये सब्जेक्ट, इधर ये भर्ब दिया है, अब हैव के बाद ये रीजन तो क्रिया का तीसरा रूप है ही, फिर क्या। तो बउआ कुछ वर्ड को समझना पड़ेगा, एग्जामिनर इतना शातिर है, जानबूझ के मिलता जुलता वर्ड देगा, जैसे क्या, एक वर्ड है राइज, तो राइज का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उगना या क्या, उठना, उगना या उठना, या क्या बढ़ना, या क्या तरक्की करना, ये राइज, RISC, इसका रूप क्या चलता है, राइज, रोज, ये रीजन,
फिर यहां क्या, राइजिंग, और इधर ये क्या, राइजिंग। हमको अभी ये V2 V3 V1 V2 V3 से ही मतलब, तो ये राइज उगना, उगना, उठना है। राजेश कै बजे उठता है? सर एकदम 5-6 बजे उठते हैं। उठता है 8 बजे। उठना, उठना, उगना, सूरज पूरब में उगता है, उगने वाली बात, उगना, बढ़ना या तरक्की करना। राजेश तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, ये वाली बात। इसी से मिलता जुलता वर्ड एग्जामिनर ने आपको परेशान किया, वो क्या दिया, रेज, RAISE। इसका अर्थ क्या, उठाना, ध्यान से, उठाना। अरे राजेश उठो उठो उठो, उठाना, उठाना, या क्या, जागृत करना, जागृत करना, जागृत करना, या जगाना। 1 मिनट, हम खुद उठ के बैठ गए तो जगना हुआ, वही उठना हुआ। और राजेश उठो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये उठाना, जागृत करना, जगाना। अब इसका क्या, तो इसका जाता है रेस्ट, और इसका V3 क्या, रेस्ट। यही यहां पे फिर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है RAZE, रेज, ध्वस्त करना, बर्बाद करना, रेज, रेज। यहां पे भी ये रेज्ड वाली बात, ध्यान से। अब यहां पे क्या हुआ, ये तो वर्ड करते एग्जामिनर कितना साथी, देखिए ना, मिलता जुलता वर्ड से क्वेश्चन। राइज, तो राइज में तो उठना होता है, उगना होता है। अब यहां पे क्या कहता है, द रीसेंट डिस्कवरी, हाल की खोजों ने, हैव रीजन होप्स, तो कहता है कोई हाल की खोजों ने। अब जो कहीं पे बगल में कुछ खोज हो जाएगा तो वो क्या चीज, किसी उम्मीद को जगाता है ना। कहता हाल की खोजों ने, हाल की खोजों ने क्या चीज, तो उम्मीद, उम्मीदें क्या की है, जगाई है। क्या चीज के बारे में, तो कहता है संभावित अनुप्रयोगों के बारे में। कहता हाल की खोजों ने उम्मीद जगाई है संभावित खोजों के बारे, अनुप्रयोगों के बारे में। तो यहां पे कोई भी खोज होगा तो किसी उम्मीद को जगाता है, जगाता है, जगाना, उम्मीद को जगाना। अब यहां पे राइज रीजन नहीं होगा, क्या होगा, ध्यान से, रेस्ट, रेस्ट। अब पूरे लाइन का अर्थ क्या हो गया, क्या हो गया, कहता है हाल की खोजों ने संभावित अनुप्रयोगों के बारे में उम्मीदें जगाई है, उम्मीदें जगाई है। तो यहां पे रीजन नहीं होगा, रेज्ड होगा अर्थ के अनुसार। देखिएगा कहीं पे रैंडम कुछ खोज हो जाए, लगता है बा चीज जब ऐसा हो जाएगा तो उम्मीद जगाता है कोई चीज। अब आइए तो यहाँ पे रेस्ट, तो बउआ अब इस पार्ट में ना गलती, तो ये पार्ट है किसमें, तो देखते हैं डी में तो नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, अब क्या है, रीजन। अब ये गलत है, आंसर क्या होगा, ए। ये पार्ट ए में दिया तो आंसर ए होगा, ए होगा, आंसर ए गया। अब सही करना होगा तो रीजन नहीं होगा, क्या होगा, रेस्ट, रेस्ट, हैव रेज्ड होप्स। क्लियर है ये बात। तो चलिए आपको ये वर्ब फॉर्म याद रहना चाहिए। तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 क्या कहता है, सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आंसर करे। चलिए सब आदमी बुआ क्या बोला, गर्मी लग रहा है, क्या एसी लगवावे। तो बउआ फिर वही बात, क्लास में हम कभी भी एसी वेसी लगाने वाले नहीं हैं। ये पंखा है ना, पंखा, बस ये पंखा। अब भली हम क्लास में एसी लगाए नहीं, लेकिन आप सबको एसी खरीदने लायक जरूर बना देंगे। तो बउआ अब खुद सोचो कि दूसरे के एसी में बैठना है कि अपने एसी में बैठना है।
तो फिर वही बात, क्लास में भले एसी लगे नहीं लगे, लेकिन आप सबको एसी खरीदने लायक जरूर बना देंगे। आइए देखते हैं, सवाल में आंसर करें भाई। जब कोई क्वेश्चन आया बहुत ससरी निगाह से देखिए कि आपके स्तर का कोई बात है कि नहीं। अब यही क्वेश्चन तो डरना नहीं है, देखना कि आपके स्तर का कोई बात है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है बुआ। अब सेटर किस चीज को चेक करना चाह रहा है, एक एग्जामिनर किस व्यू पे ये क्वेश्चन दिया है। तो जब आपको एक बात पता रहेगा तो बुआ प्राय हम एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव की बात करें तो क्या, तो एडजेक्टिव में बुआ ये फर्स्ट डिग्री, जब हम लोग को तुलना वगैरह करना रहता है, कंपैरिजन करना रहता है, तो ये एडजेक्टिव का रूप क्या, फर्स्ट डिग्री को क्या पॉजिटिव डिग्री, इधर ये कौन सा डिग्री, सेकेंड डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, और इधर ये क्या थर्ड डिग्री, ये क्या सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे क्या, ये गुड, ये क्या बेटर, और इधर ये क्या बेस्ट, बेस्ट। यहां पे ये टॉल, क्या चीज टॉलर, इधर ये क्या टॉलेस्ट, एक और बस 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 क्या, तो ये इंटेलिजेंट, इधर ये क्या मोर इंटेलिजेंट, और इसका क्या थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, तो इधर ये मोस्ट इंटेलिजेंट। मतलब ये फर्स्ट डिग्री को ही पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ये सेकेंड डिग्री ही कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, और ये थर्ड डिग्री ही सुपरलेटिव डिग्री। अब एक वर्ड है स्केर्स, अर्थ क्या, SCARCE, स्केर्स, क्या अल्प, थोड़ा, कम वाली बात। इसका सेकेंड डिग्री क्या, तो कुछ नहीं, देखिए ना आर जुट गया, जैसे गुड में टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, SCARCER, और इसका थर्ड डिग्री क्या, ये SCARCEST, ये थर्ड डिग्री। ध्यान से इस वर्ड को ध्यान दे, स्केर्स अल्प थोड़ा कम, इसी का सेकेंड डिग्री ये ER लगा के बन गया, थर्ड डिग्री EST लग के बन गया। अब यहां पे एक बात ध्यान देना है बउआ, ध्यान देना है क्या, तो जब तुलना करना हो, जब क्या चीज, दो चीजों के बीच में तुलना करना हो, दो चीजों के बीच में, चीजों के बीच में क्या करना हो, बीच में क्या करना हो, तुलना करना हो, तुलना करना हो। तो जब दो चीजों के बीच में तुलना करना हो तो नॉर्मली क्या चीज का यूज करते हैं, तो कहता है क्या, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, मतलब कि सेकेंड डिग्री का एडजेक्टिव आता है। जैसे हम कहते हैं राम इज बेटर देन श्याम। अब देखो ना, राम और श्याम के बीच में, राम और श्याम के बीच में क्या हो रहा है, तुलना, तो कौन सा डिग्री आ गया, सेकेंड डिग्री नहीं आ गया, ये सही है। अब एक और बात याद रखना, ये दो चीजों की तुलना के बीच में सेकेंड डिग्री तो आता है, लेकिन एक एडिशनल बात क्या याद रखना, तो बउआ जब कोई सेकेंड डिग्री हो और जब कोई थर्ड डिग्री हो, तो सेकेंड डिग्री और ये क्या थर्ड डिग्री के पहले कभी भी याद रखना, जो पहले से सेकेंड डिग्री हो, पहले से थर्ड डिग्री हो, इसके पहले कभी भी क्या चीज का यूज नहीं होगा, मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान से, जो पहले से सेकेंड डिग्री है, पहले से थर्ड डिग्री, उसके पहले कभी भी मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। अब यहीं पे हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, राम इज मोर बेटर देन श्याम। तो बउआ ये सेकेंड डिग्री तो अपने आप में सही है, लेकिन जब ये खुद सेकेंड डिग्री है तो इसके पहले ये मोर लगाने की जरूरत नहीं, ये मोर नहीं लगेगा। सही क्या कहा, राम इज बेटर देन श्याम। तो इसी बात को बोला क्या गया, जो पहले से सेकेंड डिग्री हो, जो पहले से थर्ड डिग्री हो, इसके पहले मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। मतलब
किसी भी एडजेक्टिव का 2 बार डिग्री बनाने वाली बात नहीं। इसी को नॉर्मल वे में क्या याद करना है, अगर पहले से कोई सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री है तो उसके पहले मोर मोस्ट कभी भी नहीं लगेगा। यहां पे दे दिया राम इज द मोस्ट बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। अब देखो ये थर्ड डिग्री ना, अब इसके पहले से थर्ड डिग्री तक मोस्ट का प्रयोग होगा नहीं नहीं नहीं, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज ये सही होगा। तो कंक्लूजन क्या आया, जो पहले से सेकेंड डिग्री हो थर्ड डिग्री हो उसके पहले कभी भी मोर मोस्ट का प्रयोग होगा। अरे बोलो होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब आइए देखते हैं क्या बात, वो इस तरह क्वेश्चन दिया, हम देखना शुरू करते हैं। यहां से देखना शुरू किए, कहता है इफ conventional arrangements and patterns are made more S क्या सर, देखिए ना ये S C A R C यार ये कौन सा डिग्री, सेकेंड डिग्री ना। तो जब ये खुद सेकेंड डिग्री है दो चीजों के बीच में तुलना हो रही है, तो जब ये खुद सेकेंड डिग्री है 2 यूनिट के बीच में तुलना हो रहा है, तो जब 2 यूनिट के बीच में तुलना हो रहा है तो सेकेंड डिग्री तो सही दिया, लेकिन जब ये खुद सेकेंड डिग्री है तो इसके पहले ये मोर या मोस्ट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे ये मोर का प्रयोग उचित नहीं। अब इस मोर को अगर हटा देंगे तो ये वाक्य पूरी तरह सही हो जाएगा। आंसर मेरा क्या चला जाएगा, बी। आंसर शीट में क्या रंग आ जाएगा, बी। क्लियर है ये बात। तो आपको याद क्या रखना है कि सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री के पहले कभी मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो फिर वही बात बाबू, जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े, ये फील्ड ऐसा है जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। तो आज के क्लास में इतना ही बउआ, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।